ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसाल खान। शाम के 5 बजने को है। एबीपी न्यूज पर वक्त महादंगल का। तो अमेरिका की एंट्री और क्या ये विश्व युद्ध 3 थर्ड वर्ल्ड वॉर की घंटी बज गई है, इसी पर सटीक चर्चा करेंगे आज। मैं जल्दी से आपका परिचय कराती हूँ खास मेहमानों का पैनल जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवात सर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा सर हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो में रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ पूर्व राजनयिक दीपक वोरा जी जुड़ गए हैं। अशोक सज्जनहार सर पूर्व राजनयिक हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। तो स्टीम्ड पैनल इस वक्त एबीपी न्यूज पर मौजूद है। और आइए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले जनरल बख्शी के पास आपको लेकर चलेंगे और जरा जनरल बख्शी से समझने की कोशिश करते हैं। जनरल बख्शी, 2 हफ्ते की बात अमेरिका करता है और 2 दिन में ही ईरान पर जबरदस्त हमला कर देता है। इस जंग में अमेरिका क्यों कूदा सर, आपको क्या लगता है? देखिए, अमेरिका और इजराइल ने बिल्कुल मिलजुल कर एक साथ प्लानिंग कोऑर्डिनेशन करके ये सारा युद्ध किया है। पहले तो दोनों ने गुड कॉप बैड कॉप रूटीन फॉलो करी, जिसके तहत अमेरिका डिप्लोमेसी कर रहा था और इजराइल हमले के धमकी दे रहा था। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने 60 दिन का समय दिया था। बातचीत तब भी चल रही थी, अमेरिका से मीटिंग होनी थी, लेकिन 61वें दिन यानी कि 13 जून की रात को इजराइल ने भीषण पलटवार किया ईरान के ऊपर। ईरान के जो फर्स्ट डे में कोई 200 फाइटर सॉर्टीज गई और सारी रिफ्यूलिंग के जो रिफ्यूलर्स थे अमेरिका वो प्रोवाइड कर रहा था। इजराइल के पास केवल 2 रिफ्यूलर्स हैं, उनसे वो इतना बड़ा अटैक नहीं कर सकता था। उन्होंने पहले तो सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस किया, सीएड, और उसके पश्चात उन्होंने जो कमांड एंड कंट्रोल टारगेट्स को बर्बाद किया और उसके पश्चात उन्होंने जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को हिट किया। लेकिन जो फोर्डो की न्यूक्लियर फैसिलिटी है और इवन नातान्स की फैसिलिटी है, वो ज़्यादातर अंडरग्राउंड है। केवल अमेरिका उस पर जो है सटीक वार कर सकता था, क्योंकि उसके पास ही GBU-57 ग्लाइड टॉस बॉम्ब हैं। ठीक है। तो आप जानती हैं कि कल रात को वो जो अमेरिका है उसने अपने 6 B-2 बॉम्बर्स लॉन्च किए थे यूनाइटेड स्टेट्स से। दुनिया सोच रही थी कि वो जाके दीगो गार्सिया में लैंड करेंगे, रेस्ट करेंगे, फिर हमला करेंगे, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को डिसेप्शन के लिए कहा था कि मेरे को 2 हफ्ते चाहिए सोचने के लिए। 2 हफ्ते तो क्या, उन्होंने 2 दिन के अंदर ये पलटवार कर दिया। उनकी भी प्रॉब्लम वही थी जो अमेरिका की, जो भारत की ऑप सिंदूर के पहले थी, सरप्राइज कैसे हासिल करे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सरप्राइज हासिल किया है और तीनों के तीनों जो कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, नातान्स, इस्फहान और फोर्डो, इनके ऊपर 4 जो है हेवी ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बॉम्ब, जो कि 16,600 केजी का एक बॉम्ब है। 16,600 केजी मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहा जाता है और डीप पेनिट्रेशन यही कर सकता है। और इससे उन्होंने ये ऐलान किया है कि ये तीनों की तीनों फैसिलिटीज पूर्ण रूप से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है बर्बाद हो चुकी हैं। ठीक है सर। और इसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हम यहीं खत्म करने को तैयार है। ठीक है सर। लेकिन ईरान ने पलटवार किया है और इजराइल के ऊपर पहला पलटवार किया है, जिसमें कि तल अवीव, हाइफा और एक और जो उनका जो हाइफा पोर्ट है उसको, जेरूसलम को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। अब देखना यह है कि क्या ईरान अगला कदम लेता है जो वो हमेशा कहता रहा है कि मैं जो अमेरिकन बेसेस हैं, अमेरिकन शिप्स हैं, उनको टारगेट करूंगा, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और हौती के जरिए रेड सी में। अब ईरान यहाँ से आगे हॉरिजॉन्टली एस्केलेट करता है या नहीं,
ये देखने की बात है। बिल्कुल, अमेरिकी मुझे लग बेसिस रहा पर है निशाना क्या अब ईरान की तरफ से कि साधा जाएगा या ईरान ने नहीं, भी आप कह रहे हैं कि इस पर कहीं ना कहीं नजर रखनी होगी। फिलहाल ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक जिस तरीके से इजराइल के शहरों में किए गए हैं, उसने कहीं ना कहीं ये जो तनाव है वो और बढ़ा दिया है फिलहाल, क्योंकि अमेरिका ने जो ईरान के ठिकाने हैं वहां पर हमले के बाद ये एक तरीके से कहा था कि बस अब इसको यहां पर रोक देना चाहिए, हम शांति चाहते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। मैं जनरल सिवाज के पास अब दर्शकों को लेकर चलूंगी। जनरल सिवाज, जहां से जनरल बख्शी ने अपनी बात शुरू की कि साहब इजराइल और अमेरिका वो गुड कॉप बैड कॉप वाली रणनीति पर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो रणनीति ज्यादा दिन चली नहीं। अमेरिका की तरफ से कहा जाता है कि हम 2 हफ्ते देख रहे हैं, लेकिन वो 2 दिन भी इंतजार नहीं कर पाता है। सवाल मेरा आपसे ये है सर, क्या ये पहले दिन से तय था कि इजराइल अगर ईरान पर हमला कर रहा है तो फिर ये होना ही था, अमेरिका की इसमें एंट्री होना तय थी? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है। क्यों? इसकी वजह यह है कि एक बात तो मान के चलो, ये सोच लिया था अमेरिका और इजराइल ने कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जिस्टेंशियल का थ्रेट है इजराइल के लिए। अगर ये बात थी तो ये फैसिलिटी जो है B-2 बॉम्बर की और जो GBU-57 बॉम्ब है, जो कि मदर ऑफ ऑल बॉम्ब, जो कि 30,000 पाउंड है, वही बॉम्ब है जो कि डीप पेनिट्रेट 60 मीटर तक जा सकता है। क्योंकि जो फोर्दो में है स्पेशली, वहां पर जो न्यूक्लियर बॉम्ब की फैसिलिटी वो 80 मीटर अंदर थी, तो उसको टंडम में इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इससे इजराइल को अमेरिका ने बहुत हेल्प दी, और अमेरिका भी जानता है कि इजराइल की एयर कॉम्बैट पावर काफ़ी मजबूत है ईरान के मुकाबले में, और ईरान की जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसकी मिसाइल और रॉकेट और ड्रोन्स है। मगर अगर आप उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद करना है, स्पेशली फोर्दो, नतांज और इस्फहान में, तो आपको ये बम यूज करने पड़ेंगे। GBU-57 इनको B-2 बम्बर ही ले सकते हैं, और B-2 बम्बर जो अमेरिका के पास है, तो इसलिए अमेरिका की एंट्री होना जरूरी थी। और ये अगर आप देखें जो हुआ है कल, और जो जिस प्रकार से सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, ऐसा लगता है जो सैटेलाइट की इमेजेस हैं कि काफी नुकसान हुआ है इंक्लूडिंग फोर्दो में, और वो जो न्यूक्लियर प्लांट है, जो फैसिलिटी है, वो अब आगे टाइम में यूज नहीं हो पाएगी। अब ईरान का क्या पलटवार होगा, ईरान का क्या रिएक्शन होगा, ये समय बताएगा। पर क्या हो सकता है उसकी 3 पॉसिबिलिटी हैं। एक तो ये है जो मिलिट्री बेसिस हैं, जो कि एक वेस्ट एशिया में है, अमेरिका की कम से कम 10 से 12 हैं परमानेंट, वो उन पे हमला हो सकता है। 40 से 50 हजार के करीब उसमें सैनिक हैं। इसके बाद जो हिजबुल्लाह होती और जो अभी हमास है, उनका भी इस्तेमाल करेगा ये एक प्रकार से प्रेशर डालने के लिए। मगर एक तो मिलिट्री बेसिस, एक ये स्टेट ऑफ हार्मूज जो है उसको भी ब्लॉक कर सकता है, और वहां पर भी कहीं ना कहीं अमेरिका के जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप है, जिसको बहुत मुश्किल है वो टारगेट करना, क्योंकि वो चाहे USS फोर्ड हो या USS निम्तिज हो या USS वेल्सन हो, उनको मुश्किल है, मगर वो ट्राई कर सकता है। तो ये इसके में लगता है ईरान के एक प्रकार से शायद काउंटर अटैक की पॉलिसी होगी। मुझे ये लगता है कि लड़ाई ये रुकने के चांसेस हैं कि दोनों अपने आप को विक्टोरियस करेंगे। कहीं ना कहीं ईरान पलटवार करेगा, बताएगा कि उसने भी बहुत डैमेज किए। क्योंकि ये बात तो मान के चलो, जो हमने सोचा था कि ईरान 3-4 दिन के अंदर हाथ खड़े कर देगा, शायद वो नहीं चल पाएगा, ऐसा नहीं हुआ। उसने भी लड़ाई रुकने के आसार हैं। मुझे लगता है कि अभी तो लड़ाई थोड़ी सी बढ़ेगी, मगर ईरान के पास जो मिसाइल और रॉकेट का भंडार है, जो मानते थे 30 से 5,000 और उसके बाद अलग अलग करके टोटल 25-30 हजार है, वो भी लिमिटेड है। उसको कोई मदद नहीं मिल रही, ना चीन से ना उससे रूस से, क्योंकि रूस इन्वॉल्व है खुद यूक्रेन की लड़ाई में। चीन भी कोई एम्यूनिशन वेपन देगा उसके आगे नहीं। जो नॉर्थ कोरिया है वो भी कोई खास दे नहीं सकता, मुस्लिम वर्ल्ड उसके साथ खड़ा नहीं, वो अकेला है। हाँ। तो ऐसे में कितना ज्यादा लड़ेगा, पलटवार करेगा। अब भी उसने जो आप देखें, अगर हाफिया में और टेलवीव में और जेरूसलम में काफी हद तक डैमेज किया है। मल्टी टीयर एयर डिफेंस सिस्टम जो इजराइल का, उसके अंदर घुस के जो नई मिसाइलें, सिजाल मिसाइल हैं, और अभी उसने मल्टी प्रोंग वाली मिसाइल भी डाली,
प्लस उसके बाद जो फतेह मिसाइल है, मगर वो लिमिटेड कोटा ही है। वो कोशिश उसकी ये रहेगी कि किसी तरीके से अपने लिए एक विनिंग स्टोरी गढ़ ली जाए और उसके बाद इससे अपने हाथ पीछे खींच लिए जाए। मैं बाकी मेहमानों का रुख करूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं। अमेरिकी हमले को लेकर ईरान के विदेश मंत्री का बयान सामने आया है और ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि अब कूटनीतिक विकल्प नहीं बचा है। कूटनीतिक विकल्प मतलब बातचीत। अमेरिका के हमले के बाद बातचीत का रास्ता नहीं बचा, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। परमाणु साइट पर हमले के लिए अमेरिका जिम्मेदार, ये ईरान कह रहा है। कल पुतिन से मिलेंगे ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची। तो लीजिए, यहां पर अब आज जिस तरीके से अमेरिका की एंट्री हुई है, ईरान के मंत्री जो हैं वो कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं और उससे पहले उनका यह बयान सामने आ रहा है कि अब कूटनीति का विकल्प नहीं बचा। सुनिए। The Islamic Republic of Iran condemns in the strongest terms the United States' brutal military aggression against Iran's peaceful nuclear facilities. It is an outrageous, grave, and unprecedented violation of the fundamental principles of the Charter of the United Nations and international law. The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences and far-reaching implications of its act of aggression. तो ये ईरान की प्रतिक्रिया आप देख रहे थे जनरल सिन्हा का। अब हम रुक करते हैं और जरा जनरल सिन्हा से समझते हैं कि अमेरिका कूद गया है, ईरान कल रूस से मुलाकात करने वाला है और ऐसे में अब यहां से नजरें रूस और चीन पर आकर टिकेंगी। क्या वो डायरेक्टली आपको लगता है कि इस युद्ध में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं? क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की घंटी है जो बज चुकी है? जनरल सिन्हा, यदि चीन और रूस इस युद्ध में कूद जाते हैं, आ जाते हैं, तो स्थिति बहुत गंभीर होने वाली है। लेकिन मेरी जो इनपुट है, और दीपक वोरा साहब ज़्यादा क्लैरिफाई करेंगे, वो तो इसी फील्ड के माहिर हैं, कि अमेरिका, ये कंफर्म नहीं बता रहा हूँ मैं, अपनी बैटल रीडिंग बता रहा हूँ, अमेरिका और रूस के बीच में क्या पर्दे के पीछे कुछ बातचीत हुई है? आप देखिए, रूस अभी कुछ नहीं बोला है, तो क्या पर्दे के पीछे कुछ बातचीत हुई है? पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ईरान जो कह रहा है कि डिप्लोमेटिक ऑप्शन रूल्ड आउट है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ ईरान को, आपके टॉप मिलिट्री लीडरशिप गॉन, आपके साइंटिस्ट गॉन, IRGS के जो टॉप लीडरशिप है गॉन, आपके एयर डिफेंस सिस्टम ख़त्म, आपके एयर स्पेस टोटल इजराइल के कंट्रोल में, आपके जो खमीनी साहब हैं वो डर के बंकर में छुपे हैं, आपकी जो इन्वेंट्री है, जो भी 7-8 हज़ार की जो मिसाइल की इन्वेंट्री है उसमें डिप्लीशन हो गया है, अब 3-4 हज़ार बचेगा। टर्की कितना माल दे देगा? आपके ट्रुप्स का मोराल डाउन, आपके जो खाली 60% खमीनी की पॉपुलैरिटी है ईरान में, बाकी लोग जिस तरह से आपने रिलीजन को इम्पोज किया है वहाँ पे, जो ईरान के फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ ड्रेस और औरतों का फ्रीडम का करता था, आपने पूरा रिस्ट्रिक्ट कर दिया, चोक कर दिया वहाँ की सिविलाइजेशन को। ये सब फैक्टर के साथ क्या आप लड़ पाएंगे? सवाल यह है कि आप खाली रूस और चाइना के भरोसे पे जंप करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई किसी का नहीं होता है, सब देखते हैं सानू क्या मेरा क्या फायदा, ये एटीट्यूड है। और ट्रंप तो बिजनेसमैन है, वो समझता है कि हम जब बार्गेन करेंगे तो धंधे की बात करेंगे, और धंधे में जनरल मुनीर ने क्या किया? धंधे के तो चक्कर में फंसा, प्रेसिडेंट बनने के चक्कर में उसने तो पाकिस्तान को बेच दिया। तो और अभी पाकिस्तान और जो चीन पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त रहा है, कहता है माउंटेन हिमालय से भी ज़्यादा बड़ी दोस्ती है हमारी, आयरन दोस्ती है। आज क्या हुआ आयरन दोस्ती का? जनरल मुनीर तो गिरवी कर दिया पाकिस्तान को, एयर स्पेस, लॉजिस्टिक बेसिस, नेवल स्ट्रैटेजी, सब कुछ, इंटेलिजेंस शेयरिंग, सब कुछ खत्म कर दिया। तो चाइना क्या छोड़ेगा पाकिस्तान को? तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। ये शतरंज के बोर्ड पे मुझे लगता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स मूव हो रहा है, और मोदी जी ग्रैंड मास्टर हैं, ग्रैंड मास्टर हमारे सफल होंगे। ये जो बात आपने कही ना कि शतरंज की ये बिसात है, और शतरंज की इस बिसात पर कौन किस मोहरे को किस तरीके से आगे बढ़ा रहा है, उसके पीछे जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो अपना हित है कि मेनू की मुझे क्या मिलने वाला है, ये वाला पूरा एंगल है जिससे आगे बढ़ा जा रहा है। और वो एक अंडरस्टैंडिंग की बात जो आप कह रहे हैं, दीपक वोरा सर बेहतर तरीके से बता पाएंगे, तो दीपक वोरा सर के पास लेकर चलते हैं दर्शकों को। दीपक वोरा जी, ये ट्रंप साहब और पुतिन साहब, और हम जानते हैं किस तरीके से ट्रंप साहब को सिर्फ और सिर्फ धंधा बढ़िया चलना चाहिए, इसकी सबसे ज्यादा फिक्र सताती रहती है। तो अब यहां से पुतिन के साथ क्या कोई पहले से अंडरस्टैंडिंग, और नहीं भूलना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप
वो तो नोबेल पीस प्राइज, कब से उनके दिल में ये चाह है कि किसी तरीके से वो पीस प्राइज मिल जाए, और अब नोबेल पीस प्राइज के चांसेस बचे हैं उनके पास। जिस तरीके से ईरान पर ये सीधा हमला उनकी तरफ से कर दिया गया, यहां से आगे क्या? बहुत धन्यवाद बेटा। दिल तो चाहता था स्टूडियो में आपके साथ हूँ, लेकिन हमला तो ट्रम्प ने किया, पीठ मेरी टूट गई है। I'm not able to walk, so मैं I'm in the house, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपके साथ स्टूडियो में रहूंगा। अभी Wishing you a speedy recovery, sir. थैंक यू बच्चे, थैंक यू बेटी। अभी जनरल साहब ने जो कहा है बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। जनरल सेना तो बेमिसाल है, जनरल बख्शी और फिर जनरल सिवाल साहब है। अब मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ। बाय द वे, अगर आप व्हाइट हाउस में लंच खाना चाहती हैं तो नॉमिनेट कर दो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए, आपको भी बुला लेगा। मैंने अपने ड्राइवर से भी कहा कि भाई आप भी नॉमिनेशन भेज दो, वो आपको भी बुला लेगा, क्योंकि मैड मुल्ला मुनीर को तो बुलाया था उसने। मेरा सवाल सिंपल बहुत, मैम जो मैं पूछना चाहता हूँ, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, यू आर इंसेनली पॉपुलर, ये आप खुद जानती हैं, और आपका चैनल तो बेमिसाल है। आके जी जो 3 खिलाड़ी हैं उधर, अमेरिका, इजराइल और ईरान, इजराइल क्या चाहता है? देखो अब मैम आप लोग हमें बताते हैं मीडिया से क्या हुआ है, जनरल साहब हमें बताते हैं कैसे हुआ, ये बॉम्ब फेंका, ये किया, वो किया। हमारी ट्रेनिंग होती है वो क्यों हो रहा है। इजराइल क्या चाहता है? इजराइल का एक ही गुहार है, मैं जीना चाहता हूं, मुझे शांति से यहां जीने दो। ईरान क्या कहता है कि आपको जीने का अधिकार नहीं है, यहूदियों को दुनिया से मिटा दो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। अमेरिका क्या कहता है? जो मिडिल ईस्ट का एरिया है, बहुत वाइटल एरिया, ढेर सारा तेल है, वहां पर जितने देश हैं, और ये मैं बड़े ध्यान से कह रहा हूं, जितने देश हैं मिडिल ईस्ट में वो सब इस्लामिक देश हैं, और इस्लाम और अमेरिका के बीच में कोई ज्यादा मोहब्बत नहीं है। मेरा एक ही चौकीदार वफादार वहां बैठा हुआ है, उसका नाम है इजराइल, उसको हमने वहां बिठाया था ताकि आपको कंट्रोल कर सके। इसीलिए इजराइल को जब दिक्कत होगी मैं वहां पहुंच जा, एज सिंपल एज दैट। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ इसमें मेरा नहीं क्या क्लैरिटी आती। ये 3 चीजें हैं। अब ट्रंप साहब ने कर दिया, गुड। ईरान कहता है कि मैं बदला लूंगा, आपके बेसिस को मारूंगा, शिप्स को मारूंगा। शायद ईरान भूल गया है, एक छोटी सी संस्था है, उसको नेटो कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आपने अमेरिकन एसेट पे हमला किया, नेटो का आर्टिकल 5, अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन ऑल, वो किक इन कर जाएगा। और फिर मैम ईरान तो आपको इतिहास की किताबों में नहीं मिलेगा जब उसकी पिटाई शुरू हुई। तभी तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब ने अभी तक किसी नेटो देश पर हमला नहीं किया। फाइनली एंड दिस आई एम सेइंग वेरी केयरफुली, फाइनली क्या होने वाला है इधर मैं आपको बता देता हूं। अभी वो बात कर रहे हैं, उनके जो बयान आ रहे हैं ना, कूटनीति का ये नहीं है, ये नहीं है, फिर भी ये कह रहे हैं कि हम टेबल पे आके अल्टीमेटली सॉल्व करेंगे। मैम उसको चाहिए एक डिग्निफाइड एग्जिट। मेरी अपनी इज्जत है यार, तूने बहुत ठोका है मेरे को, अब बैठ जा, कुछ कह दे कि अच्छा हमने ये समझौता कर लिया, ये कर लिया, इजराइल नहीं ठोकेगा, मैं नहीं ठोकूंगा, चल डार्लिंग स्वीट हार्ट, इसके बाद हम जंग नहीं करेंगे। अली खमैनी साहब नहीं है ईरान में, नहीं तो होते फ्राइडे प्रेस पे आते। बेटी आप तो समझती हैं जुम्मे का क्या महत्व होता है, जब वहां नमाज पढ़ी। ही वाज नॉट देयर, करोड़ों लोग वहां मौजूद थे, वो नहीं थे। मेरा मानना है कि वो बैठा हुआ है मॉस्को में और अपने सीरिया के दोस्त बशार अल आजाद के साथ स्वीट हार्ट करके बातें कर रहा है। रेजीम चेंज आएगा, आप देखेंगे, और जो नई सरकार आएगी मैम वो कैसी होगी अभी किसी को मालूम नहीं। अगर तगड़ी सरकार है, प्रो अमेरिकन है, वेरी गुड। अगर नहीं है तो फिर लिबिया, इराक, सीरिया में जो हुआ था गदर होगा, तो फिर वही बात है। और सानू की, वो तो 1500 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है मुझसे। अमेरिका भी कहती है मेनू की, लड़ो मरो, मेनू की फर्क पैदा है। मेरे को चाहिए कि बस आप इजराइल को धमकी मत दो, और मिडिल ईस्ट को मेरे कब्जे में हमेशा होना चाहिए। गेम ओवर। परफेक्ट सर। अशोक सज्जनार सर का रुख करते हैं। अशोक सर, आपसे समझना चाहती हूँ कि खमेनी का खात्मा और सत्ता पलट, यही एक रास्ता हो सकता है यहां इस युद्ध पर एक विराम लगाने के लिए? सर जी, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए वहां पर इजराइल ने कहा है बिल्कुल ठीक शब्दों में, जो वहां पर सत्ता परिवर्तन उनका ध्येय नहीं है, उनका उद्देश्य नहीं है। अगर वो हो जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, परंतु उनका जो असली उद्देश्य है वो यही है, जो ईरान के पास जो भी इतना सारा न्यूक्लियर मटेरियल है, न्यूक्लियर वेपन्स वो बना रहे हैं, न्यूक्लियर उनके पास कैपेबिलिटी है, उस सब को कैसे ख़त्म किया जाए जिससे कि वो आगे से
न्यूक्लियर वेपन्स, परमाणु अस्त्र नहीं बना पाए। क्योंकि अगर वो परमाणु अस्त्र बनाता है, देखिए मैं आपको बताता हूं रमाना जी सर, जो मैं बहुत साल पहले मैंने ईरान में काम किया है और वहां पर हमेशा जो दो चीजें कही जाती थी, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, ये दोनों चीजें कही। और आप किसी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग में, मिनिस्ट्री में चले जाइए तो जिस मेन गेट पर आप जाते थे वहां पर अमेरिका का झंडा वहां पर पेंट किया होता था, तो आपको अमेरिका के झंडे के ऊपर चलकर आपको जाना पड़ता था। तो ये आज की बात नहीं है, कल की बात नहीं है, ये 40-45 साल पुरानी बात है। तभी से उनके बीच में ऐसे रिश्ते हैं, ऐसे हालात हैं। तो ये देखिए दोनों के लिए, अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए, जिसे कहा जाए उनका एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। अगर वहां पर वो ले लेते हैं, उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, वो अपना डेवलप कर लेते हैं, परमाणु अस्त्र डेवलप कर लेते हैं, तो जैसे नॉर्थ कोरिया का खतरा है, अमेरिका समझता है मेरे ऊपर खतरा है, तो वैसा ही ईरान का भी खतरा। और बहुत बारी कहा है उनके केवल सुप्रीम लीडर ने नहीं, परंतु पहले जो उनके राष्ट्रपति थे महमूद अहमदीनेजाद, उन्होंने बहुत मर्तबा कहा है, विश्व के बहुत मंचों पर खड़े होकर उन्होंने कहा है, जो हम इजराइल का जो अस्तित्व है वो नक्शे से हटा देंगे, नक्शे में रहेगा ही नहीं। और वैसे छोटी जगह है, तो इसीलिए ये सब उसको बिल्कुल ही वो अपने क्षेत्र में किसी के पास नहीं चाहता जो कोई भी अपने पास ये परमाणु अस्त्र रखे। तो मैं समझता हूं अभी आज जो हुआ है, जो अमेरिका ने किया है, और देखिए एक आखिरी बात मैं इसमें यही कहूंगा, जो असली बात है, इजराइल ने ये देखा होगा जो सबसे शिथिल और क्षीण स्थिति में, वीक कंडीशन में अगर ईरान है तो वो आज है, क्योंकि उसके जो सभी 3-4 हाथ थे, हूती खत्म हो गया, काफी हद तक नीचे हो गया है, हमास बहुत कम उसकी शक्ति हो गई है, हिजबुल्लाह निकल गया है। तो ये एक असली समय है, सीरिया उसके हाथ से चला गया है, ये एक अच्छा समय है जो उसके ऊपर ऐसे अटैक किया जाए, उसके ऊपर वार किया जाए, और वो अपना ध्यान नहीं रख पाएगा। तो यही मैं समझता हूं। और अगर ख़ुमैनी साहब उसमें चले जाते हैं, रिजीम चेंज होता है, तो दैट विल बी एन एडेड एडवांटेज। परंतु मेरे विचार से ना अमेरिका और ना ही इजराइल ये सोचकर चले हैं जो हमको वहां पर सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता है। ठीक है सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फिलहाल चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हूती हो, ये सब जो ईरान के प्रॉक्सीज एक तरीके से, और ये इस वक्त जो कमजोर हालत में है, इसीलिए ये सबसे बढ़िया मुफीद वक्त ईरान को खत्म करने के लिए, और इसी वजह से ये हमले जिस तरीके से ईरान की घेराबंदी की जा रही है, इजराइल और अब तो अमेरिका सीधा कूद गया है। हमारे साथ स्टूडियो में सिन्हा साहब हैं और वो कुछ जोड़ना चाह रहे हैं इस पर। और सिन्हा साहब, जो बात आप पहले कह भी रहे थे मुझसे ऑफ कैमरा जब आप चर्चा कर रहे थे कि अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश में खमैनी को फिलहाल नजर आ रहा है, ये आपका असेसमेंट क्यों है सर? उसके पहले मैं थोड़ा सी एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ जी। इजराइल ने शुरुआत में कहना शुरू किया, यू एंड मी, लेट्स लिव टुगेदर, ओके, यू एंड मी। ईरान ने कहा नहीं, ओनली मी, आपको रहने का जीने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। तो अब इजराइल ने कहा मैं तो जिंदा रहूंगा, नॉट यू, न्यूक्लियर सेट्स नो। तो ये जो शिफ्टिंग हुआ है, सवाल ये है कि क्यों नहीं को एग्जिस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, जो खमीनी की बात मैंने की, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 3 बार मिस्टर ट्रंप ने इजराइल को मना किया कि आप खमीनी को टारगेट नहीं करेंगे। क्यों? जो मेन ब्रेन है, जो इस चीज़ का कारण है, उसको कारण को क्यों नहीं हटाने देते हैं आप? इजराइल को रोक के रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, और मेरी अपनी रीडिंग है, हो सकता मैं गलत हूं, अमेरिका का MIC मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कभी नहीं चाहेगा कि विश्व में शांति हो, क्योंकि उसका दुकानदारी बंद होगा, उसके मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं बिकेंगे, तो अशांति होगी तो उसके इक्विपमेंट बिकेंगे। उसकी अप्रोच है, ये वही MIC है ना जिसने जॉन एफ कैनेडी को मारा था। अमेरिका की MIC बहुत पावरफुल संस्था है और डीप स्टेट के साथ मिलकर वो पूरा पॉलिसी डिसीजन इन्फ्लुएंस करती है। ये तो ज्यूज लॉबी के इन्फ्लुएंस में अमेरिका के पास चॉइस नहीं है इजराइल को डिसोन करने का। दूसरी बात, तीसरी बात, वाई खमैनी एक यदि खमैनी हट गया तो जो थ्रेट है, थ्रेट का जो फाउंटेन हेड है वो हट गया, तो क्या गारंटी है कि रिजीम चेंज प्रो यूएस होगा? रिजीम चेंज एंटी यूएस भी हो सकता है। तो आप यदि अपने चेस गेम खेल रहे हैं, मैनेजमेंट में हम लोग को सिखाया जाता था आर्मी में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, क्या
ये फैसला दिया, क्या पाएंगे क्या खोएंगे, तो आप वेट कीजिए ना, आप क्या पाएंगे क्या खोएंगे। खाली न्यूक्लियर सेट डिस्ट्रॉय कर देने से बात बनती नहीं है। आपको यदि ऑयल कंट्रोल करना है, विश्व का सुपर पावर रहना है, ऑयल प्राइस इन्फ्लुएंस करना है, तो आपको ईरान को अपने ग्रिप में लेना पड़ेगा। क्या ये गारंटी है? क्या चीन और रूस चुप रहेंगे इस खेल में, इस चेस बोर्ड में? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीन और रूस क्या चुप रहेंगे इस शतरंज की बिसात पर, जिस तरीके से मोहरे अमेरिका ने तो अब आगे बढ़ा दिए हैं। जनरल जीडी बख्शी, आपकी रीडिंग क्या कहती है सर? देखिए, अमेरिका में रिचर्ड हैस ने कहा था, रिजीम चेंज इज अ होप नॉट अ स्ट्रैटेजी। ओके, कि हम उम्मीद कर सकते हैं, इजराइल उम्मीद कर सकता है, अमेरिका उम्मीद कर सकता है कि रिजीम चेंज हो, लेकिन ये एक प्लान स्ट्रैटेजी अगर आप करना चाहते हैं तो यू विल हैव टू पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड। बूट्स ऑन द ग्राउंड ना इजराइल डालने को तैयार है, ना अमेरिका डालने को तैयार है। सिंपल फैक्ट, आप जरा वो फैसला देखिए, ईरान का साइज देखिए, तो ये इराक जैसे नहीं हो सकता, ये अफगानिस्तान लीबिया जैसे नहीं हो सकता। यू कैनॉट पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड। केवल एयर एक्शन से, एयरफोर्स के अटैक से, वो भी स्टैंड ऑफ अटैक से, नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर से, जो कुछ वो अचीव करना चाहते हैं वो करेंगे। उनका पहला एम इजराइल का था न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद करना, डिफैंग करना, ईरान को वो सांप के दांत निकाल देना। उसके लिए उसे अमेरिका की जरूरत थी, वो मिल गई है। अमेरिका ने कहा है कि हमने तीनों फैसिलिटीज, नतान्ज, इस्फहान और फौदरों को जमींदोज कर दिया है। कोई वहाँ से रेडिएशन की खबर नहीं आई है, बट ये देखना होगा, क्योंकि इतनी डीपली बरीड टारगेट से शायद रेडिएशन ना निकल पाए बाहर, ना इतना उसका रिसाव हो। अब जैसे मैंने बताया कि अभी तक ईरान क्यों बचा हुआ था जी। 1992 से नेतन्याहू साहब हर साल कहते थे कि ईरान जो है बस वो हफ्ता दूर है, 2 हफ्ते दूर है न्यूक्लियर बॉम्ब से, तब से वो कहते आ रहे हैं। अब तक हमला क्यों नहीं किया? ना ईरान ने, ना इजराइल ने, ना यूनाइटेड स्टेट्स ने। आज चुनकर उन्होंने हमला किया है। इसकी भी कुछ वजह हमको समझनी ज़रूरी है। इसलिए नहीं किया कि अभी तक ईरान की थ्रेट थी कि मैं कॉन्फ्लिक्ट को वाइडन कर दूंगा, मैं जो है जो मिडिल ईस्ट में जो भी ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं, सऊदी अरेबिया, गल्फ वगैरह में, उनको हिट करूंगा। मैं जो गल्फ ऑफ हॉर्मूज में माइंस बिछा दूंगा, मैं जो भी ऑयल टैंकर जा रहे हैं उनको उड़ा दूंगा, ताकि ऑयल की कीमत 120-150 डॉलर प्रति बैरल की हो जाए। इस डर से, जिससे कि इकोनॉमिक जो है रिसेशन आ जाएगी पूरी दुनिया में, सही प्रॉब्लम आएगी। पहले इन्फ्लेशन होगी, फिर रिसेशन की तरफ दुनिया जाएगी। तो इसके डर से बाइडेन साहब ने आज तक हमला ना इजराइल को करने दिया और ना खुद किया। ठीक है, अब देखना है कि क्या ईरान अपनी धमकी पे एक्ट करेगा या नहीं, कर पाएगा या नहीं। ठीक है, मैं बताना चाहता हूं कि बड़े सिस्टमैटिकली ये अटैक हुआ है। पहले इजराइल ने ईरान के जो ऑक्टोपस है उसकी जो बाजुएं हैं, हमास, हिजबुल्लाह और हौती को खत्म किया जी। अब वो सिर की तरफ जो ऑक्टोपस का है उसने वार किया है। एयर सुपीरियरिटी उसने हासिल कर ली है। मतलब जितने दिन भी ये लड़ाई चलती है उतना नुकसान ईरान का होगा। ईरान के लिए अकलमंदी इसमें होगी कि वो ऑफ रैंप ले ले और अपना रिजीम बचा ले। ठीक है, जनरल सिवाच, ऑफ रैंप ले ले, रिजीम बचा ले। ठीक है, लेकिन उनकी जो वृत्ति है, उनकी जो सोच है, जैसे कि अभी एम्बेसडर साहब बता रहे थे, मारबर्ग अमेरिका, मारबर्ग इजराइल की, डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका, मतलब ये तो
कूट कूट कर भर दिया गया है। बिल्कुल सर, अब करता खून में ये घुट्टी एक तरीके से घोलकर उनकी मिला दी जाती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जनरल सिवाज का जरा रुक करते हैं सर, जनरल सिवाज भी इस पर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। जनरल सिवाज, कुछ ना कुछ तो ये करेंगे Perfect. ताकि थोड़ी सी इज्जत बचाकर ये निकल जाए। परफेक्ट। जनरल सिवाज, क्या वो इज्जत बचाने का मौका मिलेगा इनको या नहीं? क्या कर सकता है सर? सर ईरान क्या कर सकता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो कहा जा रहा है, बिल्कुल, उस पर सबसे बड़ा खतरा। हाँ बिल्कुल, देखो रोमाना, ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से जो अभी तक के एक्शन हुए वो बहुत सिस्टमेटिकली हुए। इसमें कोई नहीं, जनरल बख्शी बता रहे थे कि किस प्रकार से पहले इसके जो हमास, हिजबुल्लाह, होती रेबल जो इसके प्रॉक्सी थे उनको बर्बाद किया, और उसके बाद जब हमला किया था इजराइल ने ईरान पे, तो सबसे पहले उसने मोसाद को इन्फिल्ट्रेट किया। मोसाद ने जाके इसके टॉप साइंटिस्ट और टॉप जो मिलिट्री कमांडर थे 1 घंटे के अंदर मार दिए, और दूसरी बार उसने जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसका इनइफेक्टिव कर दिया। पूरी कंप्लीट एयर स्पेरिटी होगी, और उसके बाद जो सटीक हमले किए वो मुझे लगता है कि क्रिपल कर गई पूरी इकॉनमी जो है ईरान की। और इसके बाद ये सच्चाई है कि ये तो मालूम था कि जब तक आप फोर्दो के अंदर इसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद नहीं करेंगे तो फिर तक आप अचीव नहीं कर सकते। वही तो एम है कि किसी तरीके से आने वाले समय में जो ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बना पाए, वो एक नंबर 1 एम है। और सही बात है कि क्या रजीम चेंज होनी है, वो एम प्लस है। वो होती है तो ठीक है, नहीं होती तो फिर भी ठीक है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई रजीम चेंज होती है और इससे भी ज़्यादा रेडिकल आ जाती है तो वो एक बहुत बड़ी सिरदर्द बन सकती है। तो ये सच्चाई है, जिस प्रकार से अभी तक इजराइल ने एक्शन किया और जिस प्रकार से अमेरिका आया और अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया, और इफ्शान और फोर्दो और जो नतांज में जिस प्रकार से उसने हमले किए, मुझे लगता है कि ये न्यूक्लियर जो फैसिलिटी है वो इनऑपरेटिव होगी, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि B-2 बॉम्बर से JBU-57 बम 12 गिलाए जाने, जिनका हर का वेट 30,000 पाउंड है, तो ये सच्चाई है, ये इनऑपरेटिव होगा। ये तो कहीं ना कहीं सक्सीड हो गया है अमेरिका और इजराइल कि न्यूक्लियर फैसिलिटी कुछ सालों के लिए मुझे लगता है अभी, मतलब वो जो एक एम लेकर चले थे वो एम जो है वो अचीव कर लिया गया। हाँ, अब मैं यही सोच रहा हूँ कि ईरान करे तो करे क्या, क्योंकि ईरान को भी तो एक ऐसा एग्जिट चाहिए जिससे वो दिखा सके अपने लोगों को, वर्ल्ड को। हाँ, तो मुझे लगता है उसमें कुछ ना कुछ वो या तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में करेगा, या कि हो सकता है जैसे हाँ ये बात है कि अगर डायरेक्ट हमला करता है कोई एसेट जो अमेरिका के हैं तो आर्टिकल 5 नेटो का हो सकता है। मगर वो फिर भी कुछ ना कुछ स्टेट ऑफ हॉर्मुज या कुछ करेगा जिससे वो कहे, वो दिखा पाए वर्ल्ड को कि भाई ये ईरान ने भी बहुत कुछ कर दिया। क्योंकि अभी भी ईरान क्या कह रहा है कि जो हमले हमने किए हैं इजराइल में वो बहुत सटीक हैं, इजराइल पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, ईरान पे कोई नुकसान नहीं हुआ। तो मुझे लगता है ये वो करने की कोशिश करेगा अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज में। और 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप जो अमेरिका ने छोड़े हैं, चाहे वो आप देखें कि USS फोर्ड है, USS विल्सन है या USS निम्तिज है, क्या उनके ऊपर कहीं हमला करेगा ये समय बताएगा। मगर वाकई ईरान की इतनी काबिलियत और क्षमता नहीं नजर आ रही। ईरान कुछ ज्यादा देर टिक भी नहीं पाएगा, क्योंकि ईरान के साथ जो रूस और चीन जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कोई खास उसको मदद नहीं मिलती। इंतजार करते हैं सर, कल ईरान को बात करनी है वहां पर। और एक और रोमाना मैं बताना जल्दी से सर, पाकिस्तान ने क्या हेल्प की है। देखो पाकिस्तान जिस प्रकार से हेल्प की है अमेरिका की, उसने अपनी एयर बेसिस, उसने अपने लॉजिस्टिक वो सब खोल दिए, उसने कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस भी दिया है, स्पाई के लिए भी कुछ न कुछ उसने एक प्रकार अपने रिसोर्सेज दिए हैं। तो अमेरिका बिक गया है, यानी अमेरिका के लिए बिक गया है पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियल कंडीशन कितनी खराब है, उसको IMF वर्ल्ड बैंक से लोन चाहिए तो USA से, अगर उसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को ग्रे लिस्ट में नहीं डालना US, तो जो सर पाकिस्तान को तो एक तरीके से अमेरिका की गोद में बैठने का एक मौका मिल गया है ना, इस स्थिति से कि वो फिर से अमेरिका की गोद में चढ़कर बैठ जाए। मैं जरा दोनों एम्बेसडर्स का रुख करूंगी, दीपक वोरा सर के पास पहले चलते हैं, फिर अशोक सज्जनहार सर के पास चलेंगे। मैं आप दोनों से जानना चाहती हूँ सर कि आज इस युद्ध का 10वां दिन है जो इजरायल और ईरान के बीच चल रही है, और जिस तरीके से आज सुबह 4:30 बजे अमेरिका बम्बार्डमेंट करता है ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर, और उसके बाद आज ही दिन में हम ये खबर सुनते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की है, और खुद प्रधानमंत्री जो है वो इसका जिक्र करते हैं, क्योंकि कूटनीति में तो हर बात जो है उसको बहुत गहराई से समझा जाता है, डिकोड किया जाता है। तो फिर आप इसे कैसे डिकोड करेंगे दीपक वोरा सर? भारत की भूमिका
तब ईरान से बात जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। दीपक वोरा सर। आपको तो पता ही है कि बातचीत हो चुकी है प्राइम मिनिस्टर की। बेंजामिन नेतन्याहू ने तो शुरू में ही उनसे बात की थी जब उन्होंने हमले शुरू कर दिए थे, और आज बातचीत की है उन्होंने ईरान के साथ। दोनों तरफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने यही कहा कि शांति 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 होनी चाहिए। अभी आपने थोड़ी देर पहले स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज का जिक्र किया। ईरान में दम नहीं है उसको बंद कर दे, क्योंकि चीन का ज्यादा से ज्यादा तेल वहां से जाता है। ईरानियन ऑयल हॉर्मुज से होता हुआ चीन, हम तो खरीदते नहीं है क्योंकि प्रतिबंध लगे हुए हैं। चीन कभी नहीं करने देगा बंद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बहुत मार पड़ेगी। रेड सी से कम जाता था, हॉर्मुज से बहुत ज्यादा जाता है। और फाइनली जो आपने भी कहा था, उसको चाहिए फेस सेविंग एग्जिट। मैम, मैंने ये देखा, जल्दी समाप्त करता हूँ। दो देशों के बीच जंग हो रहा है, सूडान साउथ सूडान में आपका राष्ट्रपति, मैं आपका राजदूत था, माफ कीजिए। इथियोपिया एरिट्रिया के बीच में मैंने पार्टिसिपेट किया। बस ये कहते हैं यार एक रास्ता बताओ, टेबल पे बैठ के, यार देखो डार्लिंग डार्लिंग ये मत करो, अच्छा चल ऐसा है कि मुझे गलती हो गई है, मेरे से गलती, चलो हाथ मिलाओ, जप्पी डालो, जाके भोजन करो, खत्म। समथिंग डिग्निफाइड वो ईरान को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो है मैम, वो चाहते हैं रेजिम चेंज नहीं हुई, फिर से ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर देगा। रेजिम चेंज इज इसेंशियल, वो होगा मैम, आप देखेंगे बहुत जल्दी। ठीक है, तो मतलब बिना रिजीम चेंज के इसका फुल स्टॉप यहां पर लगेगा, इसकी उम्मीद आपको कम है। अशोक सज्जनहार सर, आप किस तरीके से रीड कर रहे हैं सर? नहीं, कॉमा है। ओके सर, कॉमा लगा है, फुल स्टॉप नहीं। ओके सर, ओके सर, ओके। अशोक सज्जनहार सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है ईरान के प्रेसिडेंट से, तब जबकि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है सर। जी बिल्कुल ठीक है। देखिए, मेरे विचार से भारत का पक्ष हमेशा यही यही रहा है। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, आपको याद होगा रोमाना, जो तब मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति पुतिन से समरकंद में सितंबर 2022 को, उन्होंने कहा था किसी भी आज युद्ध का युग नहीं है, दिस इज नॉट एन ईरा ऑफ वॉर, हमको बातचीत से इसको सुलझाना चाहिए। किसी भी मसले का हल आपको बैटलफील्ड पर नहीं मिलेगा, लड़ाई से आपको नहीं मिलेगा, आप बातचीत करिए। इसके अलावा आप मुझे एक मिनट दीजिए तो मैं दो बातों के बारे में बहुत जल्दी कहूंगा। जी जी। देखिए, जो बात हो रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, मैं अग्री करता हूं एम्बेसडर दीपक वोरा से, क्योंकि चीन का इसमें बहुत हित है। दूसरा है, अगर वो करता है वहां से रोमाना, तो ये सारे जो देश हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कुवैत, जहां से ये तेल, जिनका तेल जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वो वाले सब उसके विरुद्ध ही हो जाएंगे। वैसे ही विरुद्ध हैं, कोई खाली बातचीत में ही उसका साथ दे रहे हैं। दूसरी बात देखिए, अभी 12 से ज्यादा घंटे हो गए हैं, अमेरिका ने अटैक किया था उसकी तीनों न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर। अगर ईरान ने कुछ करना होता अमेरिका के विरुद्ध, तो वो सबसे पहले उसी के विरुद्ध कुछ ना कुछ अटैक करता। ईरान क्योंकि अपनी फेस सेविंग चाहता है, कुछ सिंबॉलिक चाहता है, तो वो यही कहेगा, जो देखिए हमने इजराइल के ऊपर कितने बड़े हमले किए हैं, वो उसके चाहे तेल अवीव में हो, वो फोटोएं दिखाएगा, हाइफा में देखो कितना बड़ा हमला हमने किया है, और सभी जगह बताएगा। परंतु अमेरिका के ऊपर, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके जो मिलिट्री एसेट्स हैं, बेसेस हैं, सोल्जर्स हैं, उस पर हमला करने का मेरे विचार से उसमें अभी इतना दम नहीं है। वो तो वैसे ही पहले ही बहुत वीक हो गया था, और इजराइल ने जब से पिछले 10 दिन से उसके ऊपर बम और गोले बरसाए जा रहे हैं, उससे और उसमें क्षमता नहीं है जो वो अमेरिका को टेक ऑन कर दे इस टाइम। परफेक्ट। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है सर कि विश्व युद्ध की जो आशंका है उसको खारिज किया जा सकता है, और जल्द ही हम देखेंगे कि ये तनाव जो है अब यहां से घटेगा। बहुत संक्षेप में सर, सिन्हा सर। 30 सेकंड में बात खत्म करूंगा जी। ईरान हॉर्मुज बंद नहीं कर सकता। 5 पॉइंट। पहला, चाइना एंगल ऑलरेडी एक्सप्लेन बाय दीपक वोरा साहब। दूसरा चीज, क्या ईरान अपना एक्सपोर्ट रोकेगा? तीसरा चीज, क्या एक्सपोर्ट जो इसका बैड इफेक्ट पड़ेगा सऊदी अरेबिया, यूएई पे, क्या उसको एक्सेप्टेबल है? क्या इनको भी दुश्मन बनाना चाहेगा? चौथा, वो कर सकता है कंडीशनल एक्सेस।
यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, फ्रांस, यूके के लिए बंद, बाकी के लिए खुला, ये चलेगा। ठीक है सर। लेकिन टोटल हॉर्मुज बंद नहीं कर सकता। ठीक है सर। दलदल में फंस जाएगा, मर जाएगा वो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। तो कुल मिलाकर फिलहाल आसार कम नजर आ रहे हैं कि इजरायल और ईरान के बीच ये जो युद्ध चल रहा है वो तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील होगा। फिलहाल नजर रखनी होगी हमें रूस और चीन के रुख पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।